कक्षा 11वीं फिजिक्स का ये पार्ट 2 है। पिछले वीडियो में हम 2 अंक के क्वेश्चन सभी कंप्लीट कर चुके हैं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, है ना। तो देख लेते हैं, ये रहेगा आपका सिलेबस। इसी के अकॉर्डिंग हम देख चुके हैं। यहाँ पे 2 अंक के सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे, है ना। अब हम यहाँ से, है ना, यहाँ तक आ चुके थे। हम 3 अंक के क्वेश्चन आप देखेंगे सारे के सारे, फिर 4 व 5 अंक के, है ना। इसी प्रकार से हम पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। ये क्वेश्चंस जिस विद्यार्थी ने कंप्लीट कर लिए, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में बहुत अच्छे अंक आएंगे, क्योंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाते हैं यही क्वेश्चन, है ना। इन्हें आप तैयार कीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, घर्षण को कम करने तथा बढ़ाने के उपाय लिखिए। देखिए, हमने 2 अंकीय क्वेश्चन में इसका छोटा क्वेश्चन देखा था कि घर्षण किसे कहते हैं, है ना। घर्षण के लाभ तथा हानि लिखिए, है ना। यहाँ पे पूछा गया है घर्षण को कम करने तथा बढ़ाने के उपाय लिखिए। तो यहाँ पे घर्षण को कम करने के उपाय लिखिए, यहाँ पे घर्षण को बढ़ाने के उपाय 3 लिखे हुए हैं। 3 अंक का क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, घर्षण को कम करने के उपाय क्या होते हैं, पॉलिश करके, है ना। कोई चीज़ है उसको हम पॉलिश कर देंगे तो उसमें घर्षण कम होगा, तो पॉलिश करके उसे कम किया जा सकता है। स्नेहल का उपयोग करके, है ना, बॉल बेयरिंग का उपयोग करके, ये तीनों आप याद रखेंगे। पॉलिश करके, स्नेहल का उपयोग करके, बॉल बेयरिंग का उपयोग करके, ये तीनों कंप्लीट रहेंगे। इसके बाद देख सकते हैं, घर्षण यदि हमें बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, बहुत चिकनी सतह जैसे बर्फ पर सूखी मिट्टी या बालू डालकर। जैसे बर्फ होती है ना, बर्फ की सिल्ली है कोई, अगर उस पर बालू डाल दी जाए या सूखी मिट्टी डाल दी जाए तो वो खुरदरी हो जाती है, तो घर्षण वहाँ पे बढ़ जाता है ना। वाहनों के टायरों में खांचे बनाकर, अगर वाहनों के टायरों में वो खांचे होते हैं ना, वो नहीं होते तो वाहन के टायर जो होते हैं बहुत फिसलते हैं ना, तो वहाँ पे खांचे बने रहेंगे तो वो घर्षण उसमें बढ़ेगा, घर्षण बना रहेगा। इसके बाद है मशीनों में लगे पट्टे या बेल्ट पर चिपचिपा तरल पदार्थ लगाकर। जैसे आपने चक्की देखी होगी आटे की, उसमें जो वो पट्टा लगा होता है, बेल्ट टाइप का लगा होता है, उसमें चिपचिपा या गाढ़ा जो है तरल द्रव लगा करके उसे कैसा घर्षण उसका बढ़ाया जाता है, ताकि वो सही से घूमे, है ना। घर्षण कम रहेगा तो वो ठीक नहीं रहेगा, है ना, उसमें घूम भी सकता है, वो फंस सकता है ना। तो ये रहेगा इसका आंसर। इसके बाद देख सकते हैं, स्थैतिक घर्षण तथा इसके सीमांत मान को परिभाषित कीजिए, है ना। स्थैतिक घर्षण की परिभाषा आपसे पूछी गई है और स्थैतिक घर्षण का सीमांत मान क्या होता है वो आपको यहाँ पर पूछा गया है। आंसर रहेगा आपका, जब 2 वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में विरामावस्था में होती हैं तो उनके बीच लगने वाले घर्षण बल को, है ना, स्थैतिक घर्षण। देखिए, स्थैतिक मतलब एक जगह रुका हुआ। विरामावस्था में वस्तुएं हैं, एक दूसरे के संपर्क में 2 वस्तुएं हैं और विरामावस्था में हैं तो वो स्थैतिक है ना। अगर रुकी हुई 2 वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हैं तो वो स्थैतिक घर्षण है। आंसर कंप्लीट रहेगा। इसके बाद देख सकते हैं, इसे प्रदर्शित किया जाता है, नीचे लिखा हुआ है FG से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद सीमांत घर्षण बल, है ना। आंसर रहेगा, सीमांत संतुलन की अवस्था में दोनों संपर्क पृष्ठों के बीच लगने वाला स्थैतिक घर्षण बल ही सीमांत घर्षण बल कहलाता है ना। ऐसे ही जब ये 2 वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में विरामावस्था में तो स्थैतिक घर्षण है ही, लेकिन सीमांत संतुलन की अवस्था में दोनों संपर्क पृष्ठों, 2 वस्तुएं हैं, उनके संपर्क पृष्ठ जो आपस में मिल रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं ना, संपर्क पृष्ठों के बीच लगने वाला जो स्थैतिक घर्षण बल होता है उसे ही सीमांत घर्षण बल कहा जाता है। आंसर कंप्लीट रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, संरक्षित तथा असंरक्षित बल में अंतर लिखिए, है ना। 3 अंतर आपको यहाँ पे दिए गए हैं, देख सकते हैं। संरक्षी और असंरक्षी अंतर आप याद कर लेंगे तो आपकी परिभाषा याद हो जाएगी, है ना। यदि परिभाषा भी पूछ ली जाए तो आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये रहेगा आपका, 3 अंतर इसमें दिए गए हैं, है ना। दोनों के उदाहरण भी याद रखेंगे, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया गया कि संरक्षी बल का उदाहरण लिखिए, है ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि सभी केंद्रीय बल जैसे गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो संरक्षी बल का उदाहरण है, जबकि घर्षण बल और श्यान बल जो होता है वो असंरक्षी बल का उदाहरण होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये आपको जरूर से याद रखना है ना। इसके बाद देख सकते हैं, सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज नियम लिखिए, है ना। आंसर रहेगा आपका, यदि 2 सदिश परिमाण व दिशा में एक त्रिभुज को 2 संलग्न भुजाओं द्वारा एक क्रम में प्रदर्शित किए जा सकते हैं तो उनका परिणामी सदिश परिमाण तथा दिशा में त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है। इस डायग्राम के द्वारा आप इसे समझ सकते हैं। ये सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज नियम ये क्या कहता है, ये कंप्लीट रहेगा। इसका डायग्राम नीचे देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है, इसका PDF आपको कहाँ पे मिलेगा मैं आपको बताऊंगा, तो आपको वीडियो में बने रहना है। यहाँ पे देख सकते हैं, वृत्तीय गति किसे कहते हैं, है ना। 5वें नंबर का क्वेश्चन है और सारे के सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से कंप्लीट करते जाइए। आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लाया हूँ और ये परीक्षा में निश्चित ही पूछे जाएंगे, है ना। वृत्तीय गति किसे कहते हैं।
है ना। जब कोई कण किसी अक्ष के चारों ओर एक क्षैतिज वृत्ताकार मार्ग में नियत गति करता है ना, कोई जो है कोई पिंड है ना, कोई कण है, गोल गोल घूम रहा है, वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है, तो एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। एक समान बोले तो एक समान साल से चल रहा है ना, तो वो वृत्तीय गति गोल गोल घूम करके है ना, अक्ष किसी अक्ष के चारों ओर कोई कण है ना, वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगी, वृत्तीय गति। वृत्ताकार मतलब गोल टाइप में गति कर रहा है, तो वो वृत्तीय गति कहलाएगी, है ना। ये रहेगा आप इसका डायग्राम के अकॉर्डिंग आप इसे समझ सकते हैं वृत्तीय गति का, है ना। ये देखिए यहाँ पे वृत्तीय गति ये है ना, इस प्रकार से कंप्लीट रहेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन है आपका 6वें नंबर का क्वेश्चन है, कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलता हुआ 10 मीटर दूर जाकर गिरता है। इस प्रक्रिया की अवधि में सड़क द्वारा साइकिल पर लगाया गया बल 200 न्यूटन है, जो उसकी गति के विपरीत है ना। सड़क द्वारा साइकिल पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। आपको W ज्ञात करना है, कार्य ज्ञात करना है ना। यहाँ पे ये आपका क्या दिया गया है, बल दिया गया है आपको 200 न्यूटन बल, यहाँ पे विपरीत लग रहा है, उसकी गति के विपरीत लग रहा है बल, है ना, देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, 200 न्यूटन बल। और दूरी 10 मीटर दी गई है, स्टार्टिंग में ही आपको बताया हुआ है कि 10 मीटर दूर जाकर गिरता है जब फिसलता है तो, है ना। और यहाँ पे थीटा 180 डिग्री, है ना। इसके बाद आप देख सकते हैं पूरा कैलकुलेशन आपको यहाँ पर दिया गया है। फोर्स आपको कितना दिया गया है, 200 दिया गया है, और आपको 10 मीटर दूरी दी गई है। इसके बाद आपको जो मान रखना है थीटा का 180 अंश, है ना। इसके बाद आप देख सकते हैं आपका 2000 जूल -2000 जूल आपका आंसर आ जाएगा, ये आप करने के बाद, है ना, पूरा कंप्लीट रहेगा। इसके बाद देख सकते हैं कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, है ना। तो किसी घूमते हुए पिंड या निकाय पर यदि कोई बाह्य बल आघूर्ण कार्य ना कर रहा हो, देखिए कार्य ना कर रहा हो, तो उसका कोणीय संवेग नियत रहता है, यही कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहता है। ये कंप्लीट रहेगा। टाउ बराबर 0 तो L बराबर 0, है ना, ये रहेगा आपका। इसके बाद इसे देख सकते हैं, हम जानते हैं कि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होती है। टाउ बराबर dL/dt। यदि बाह्य बल आघूर्ण 0 हो तो dL/dt इक्वल 0L नियतांक आपका आ जाएगा, है ना। ये रहेगा आपका। ऐसे कोणीय संवेग संरक्षण के नियम को गणितीय रूप में भी इस प्रकार से समझा सकते हैं, और ये इतनी थ्योरी हो जाएगी इसकी, ये उसका नियम हो गया, और इसे आप समझाने के लिए यूज़ कर सकते हैं ना। इसके बाद देख सकते हैं ग्रहों की संबंधी केपलर के नियम लिखिए, है ना। तो ये रहेंगे आपके केपलर के नियम। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, जिसके एक फोकस पर सूर्य उपस्थित होता है। देखिए जितने भी सौरमंडल में ग्रह हैं, तो केपलर कहते हैं, इनके नियम के अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि जो ग्रह हैं वो सूर्य की चक्कर लगा रहे हैं, है ना। दीर्घ वृत्ताकार मतलब एक बड़े ही आकार में वृत्ताकार, वृत्तीय गति अभी आपने देखी ना, गोल गोल घूमना, वृत्ताकार में चक्कर लगाता है, जिसके एक फोकस पर सूर्य उपस्थित होता है ना। कहीं ना कहीं तो सूर्य का फोकस उस पर पड़ रहा होगा, जैसे कि जब सूर्य का फोकस पृथ्वी पर पड़ता है तो यहाँ पर रात होती है हमारे यहाँ, जब उस तरफ पड़ता है कहीं ना कहीं एक जगह तो यहाँ पे सूर्य का फोकस पड़ रहा है ना, कहीं तो सूर्य की टॉर्च जल रही है, तो वहाँ पे दिन है। इसके बाद देख सकते हैं ग्रहों का क्षेत्रीय वेग सदैव नियत रहता है ना। ग्रहों का जो क्षेत्रीय वेग है सदैव नियत रहता है, ये केपलर कहते हैं। सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह के परिभ्रमण काल का वर्ग सूर्य से उस ग्रह की औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात आपका यहाँ पे दिया गया है पूरा कंप्लीट T² अल्फा R², है ना, ये रहेगा। इसके बाद आंतरिक ऊर्जा क्या है, आंतरिक ऊर्जा क्या है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किन किन कारकों पर निर्भर करती है ना। तो किसी निकाय द्वारा कार्य करने की स्वयं की क्षमता को उसकी आंतरिक ऊर्जा कहते हैं ना। कोई निकाय है, कोई वस्तु है ना, तो उसके कार्य करने की जो स्वयं की क्षमता होती है ना, तो उसे ही उसकी आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि आप हैं, आप कितना कार्य कर सकते हैं, ये आपकी अंदर की ऊर्जा, आपकी कार्य करने की जो क्षमता है, आप जितना कर सकते हैं, है ना, आपकी आंतरिक ऊर्जा के द्वारा, तो वो आपकी आंतरिक ऊर्जा कही जाएगी, जितना आप कर सकते हैं ना। स्वयं की क्षमता, अपनी जो क्षमता होती है उसके अनुसार जो कार्य करता है उसे ही उसकी आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। तथा यह आंतरिक स्थितिज ऊर्जा एवं आंतरिक गतिज ऊर्जा, देखिए आंतरिक स्थितिज ऊर्जा, आंतरिक गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। कौन, आंतरिक ऊर्जा, है ना। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल उसके ताप पर निर्भर करती है। देखिए ये याद रखिएगा, पूछा भी गया है यहाँ पे, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किन किन कारकों पर निर्भर करती है। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बन सकता है कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा
किस पर निर्भर करती है या किन किन कारकों पर निर्भर करती है, तो ताप यहाँ पे आंसर रहेगा, केवल ताप पर निर्भर करती है, अन्य किसी पर नहीं, है ना। यहाँ पे हमारे 4 व 5 अंकीय क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो यानी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। पिछला पार्ट देख लीजिएगा जिसमें हमने 2 अंकीय क्वेश्चन सभी डिस्कस किए थे। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। जल्दी ही मैं PDF अपलोड कर दूंगा। और साथ ही आपको गूगल पर सर्च कर लेना है जानकारीटीच.com, जहां से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही आप टाइम टेबल डाउनलोड कर सकते हैं, और ये PDF भी आपको वहां पे मिल जाएगा, है ना। और 4 व 5 अंकीय जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और इसी प्रकार से हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो डल चुके हैं, आप जाकर के देखिए, है ना। और हिंदी का वीडियो डल चुका है जो कि व्याकरण का है, आपको सभी इसी प्रकार से मिल जाएंगे, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।